हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। ये हमारी एमपी फॉरेस्ट गार्ड एंड जेल प्रहरी 2026 की साइंस की क्लासेस चल रही हैं, जहां पे साइंस के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है। जहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ते, क्वेश्चन के साथ उसके हर एक ऑप्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं, ताकि जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं वो तो हमारा क्लियर उससे कॉन्सेप्ट हो ही, उसके अलावा उससे रिलेट करके आसपास से कौन से प्रश्न बन सकते हैं, हम उनको कैसे हिट कर सकते हैं एग्जाम में, वो भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता चले। अब क्योंकि एग्जाम का टाइम पास में आ गया है, तो इस टाइम पे आपको कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए, जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन के साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चलेगा कि जो आपने पढ़ा है वो आपसे बन रहा है कि नहीं। और मॉक टेस्ट तो देना ही देना है, एक मॉक टेस्ट आप पर डे दीजिए। मॉक टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि गैप कहाँ पे है, कमी कहाँ पे रह रही है, कौन से सब्जेक्ट में कम आपके नंबर आ रहे हैं, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो जब भी मॉक देंगे उसको डिटेल में आप एनालाइज करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कमी कहाँ पे रह रही है, और आप उस कमी पे वर्क भी कर पाएंगे। तो आपको इस टाइम पे कुछ नया रट्टा लगाने से अच्छा है कि जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, जिसके लिए आप प्रैक्टिस सेट मैराथन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी देते चलिए। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस को ही ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चलाई जा रही हैं साइंस की, जहाँ पे अभी तक लगभग 46 से 47 क्लासेस हो चुकी हैं जिनकी प्लेलिस्ट बनी है। और इन 47 क्लासेस में हम लगभग 600 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से लगभग हम 3 से 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरीके से लगभग 50 क्लास में हम 600 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हर एक प्रश्न आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। बहुत सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और उन्हीं से रिलेट करके और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वैसे भी प्रश्न हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट की जो क्लासेस चल रही हैं आप इनको जरूर फॉलो करिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। आर्यच फैक्टर का नाम डैट डैश की जाति पर रखा गया है, चूहा, बंदर, वेल या फिर सांप। जो आर्यच फैक्टर ये नाम रखा गया है, किस पे रखा गया है, तो ये तो सभी को पता है, और ये हाँ ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रश्न आया हुआ है। जो आर्यच फैक्टर का नाम है ये रीसस मंकी यानी बंदर पे रखा गया है, और रखा किसने, तो लैंड स्टीनर ने। नाम किसने रखा था, तो लैंड स्टीनर ने नाम रखा था। ठीक है, दो चीज़ें आपकी यहाँ से क्लियर हो गई। अब देखिए विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व में आरएच पॉजिटिव लोग कितने हैं, ये विश्व की बात हो रही है। ठीक है, तो विश्व में आरएच पॉजिटिव लोग कितने हैं, तो लगभग 80% लोग आरएच पॉजिटिव हैं, यानी उनका ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है। और आरएच नेगेटिव लोग कितने हैं, तो आरएच नेगेटिव लोग विश्व में 20% हैं। और अगर अपने भारत की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, तो इंडिया में आरएच पॉजिटिव लोग कितने हैं, तो इंडिया में आरएच पॉजिटिव लोग लगभग 97% हैं। और निगेटिव की बात करें, आरएच निगेटिव लोग कितने हैं, तो सिर्फ 3 से 4% लोग आरएच निगेटिव हैं। ठीक है, आरएच एंटीजन की प्लाज्मा में पहले से जो एंटीबॉडी होती है वो प्लाज्मा में पहले से अनुपस्थित होती है। ठीक है, जो आरएच एंटीजन है, आरएच क्या है, एक प्रकार का एंटीजन है, तो इस एंटीजन की जो एंटीबॉडी होती है वो कहाँ पे, प्लाज्मा में पहले से अनुपस्थित रहती है, एब्सेंट रहती है। ठीक है, क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। आरएच एंटीजन ये प्रभाविता को दर्शाता है, जो आरएच एंटीजन है ये डोमिनेंस को दर्शाता है। डोमिनेंस कैसे दर्शाता है कि मान लीजिए माता और पिता में से कोई भी पॉजिटिव है, माता और पिता में से कोई भी आरएच पॉजिटिव है और एक आरएच नेगेटिव है, तो जो उसके बच्चे होंगे ना, संतान होगी, वो कैसी होगी, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाली होगी, नेगेटिव नहीं होगी। क्योंकि ये जो आरएच एंटीजन होता है ये कैसा, डोमिनेंस या फिर प्रभाविता को दर्शाता है। अब देखिए ये दो लोग हैं, इसका नाम मान लीजिए क्या है, चंगू, और इसका नाम क्या है, मंगू। ठीक है, ये दो चंगू मंगू हैं। अब एक जो है, जो चंगू है ये क्या है, आरएच पॉजिटिव है। कैसा है, आरएच पॉजिटिव, यानी इसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और मंगू का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, आरएच नेगेटिव है। तो जब आरएच पॉजिटिव वाला व्यक्ति आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति को ब्लड देता है, तो ये फर्स्ट टाइम क्या दिया इसको ब्लड। अब ये बीमार हुआ, मंगू बीमार हुआ, तो ये चंगू से क्या मांगा, ब्लड मांगा कि हमको ब्लड की कमी है, आप हमको ब्लड दे दो। तो ये फर्स्ट टाइम दे रहा ब्लड। तो जब
जब फर्स्ट टाइम चंगू मंगू को ब्लड देगा तो क्या होगा, ये पहली बार रक्तदान दे रहा। अब पहली बार जो रक्तदान होगा वो क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास RH पॉजिटिव के लिए कोई भी एंटीबॉडी अभी नहीं बनी थी। पहली बार आया ना, तो बॉडी इसके लिए तैयार नहीं थी, तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनी थी। लेकिन इस बार क्या होगा, जो मेमोरी सेल है इसको याद कर लेगी कि कोई तो अजनबी आया था इस हमारी बॉडी में, जो कि अगर अगली बार आएगा तो इसके खिलाफ हथियार तैयार रखो, एंटीबॉडी तैयार रखो, जब ये दोबारा हमारे घर में आएगा तो हम इसको मार देंगे। तो दोबारा क्या होता है, दोबारा के लिए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हुआ रहता है, बॉडी एंटीबॉडी को बना देती है। तो जब दूसरी बार फिर से मंगू बीमार होगा, चंगू अब ये दूसरी बार जब ब्लड देगा, ये सेकेंड टाइम ब्लड दे रहा है, तो जब भी सेकेंड टाइम ब्लड देगा तो इसके RH पॉजिटिव के खिलाफ मंगू के बॉडी ने एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर लिया। तो अब जो ये एंटीबॉडी बनी रहती है तो ये क्या करेगी, एंटीजन को मार देगी, जिससे व्यक्ति की मौत हो जाएगी। तो अगर दोबारा मंगू को जिंदा रहना है तो दोबारा से वो चंगू से ब्लड नहीं ले सकता, क्योंकि दोबारा ब्लड लेगा तो उसके बॉडी में एंटीबॉडी बनी है जिससे उसकी मौत हो जाएगी। तो ये पूरा क्या होता है, RH का कॉन्सेप्ट होता है कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये काम कैसे करते हैं। अब आते हैं अगर प्रश्न पे, तो प्रश्न यहाँ पे सिंपल सा पूछा था कि RH फैक्टर का नाम किसके जाति पर रखा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमने इतना एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ लिया है, क्योंकि इनसे भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। अब थोड़ा तो लेवल अप होगा ही, तो जब लेवल अप होगा तो ऐसे रिलेट करके भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बहित मल में खुली और निलंबित अशुद्धियों को क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी कहते हैं, वेस्ट कहते हैं, सॉलिड कहते हैं, या फिर कंटेमिनेशन या संदूषक कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है। तो बहित मल यानी सीवेज में जो डिजॉल्व सस्पेंडेड होते हैं, यानी निलंबित जो अशुद्धियाँ होती हैं, उनको कुल मिला के क्या कहा जाता है, संदूषक या कंटेमिनेशन या फिर पॉल्यूटेंट्स। इसको और क्या कह सकते हैं, पॉल्यूटेंट्स कह सकते हैं। तो उनको पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। ये जल की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, जितने भी वाटर बॉडीज होते हैं तो वाटर की ये गुणवत्ता को खराब कर देते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब में क्या गुण होते हैं, आभासी होता है, सीधा होता है। तो कूट इसमें दिया है, केवल ए सही है, केवल बी सही है, दोनों गलत हैं या फिर दोनों सही है। बताइए ऑप्शन नंबर थर्ड का क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए समतल दर्पण की अगर बात करें तो ये क्या है, ये एक समतल दर्पण है। क्या है, एक समतल दर्पण है, एक तरफ इसमें लेप लगा रहता है। तो समतल दर्पण की मेन 3 क्राइटेरिया इसके होते हैं कि समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है ना, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा क्या होगी, समान होगी। मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति खड़ा है समतल दर्पण के सामने, ये बोल रहा है कि आईना थोड़ा निहार लो। ठीक है, अब ये आईना निहार तो रहा है, तो इसकी मान लीजिए हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 2 फीट। कितनी है, 2 फीट इसकी हाइट है। तो जो प्रतिबिंब भी बनेगा वो भी कितने का बनेगा, 2 फीट का ही बनेगा। कितना बनेगा, 2 फीट का भी बनेगा। यानी वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ये तो हो गई एक बात। दूसरा, इनकी दूरी भी समान होती है, यानी दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की वस्तु के बीच की जितनी दूरी होगी, वस्तु और दर्पण के बीच की मान लीजिए दूरी 3 मीटर है, तो दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की भी दूरी कितनी होगी, 3 मीटर होगी। इससे न्यूमेरिकल प्रश्न भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कोई व्यक्ति है वो समतल दर्पण के 5 मीटर दूरी पे खड़ा है। ठीक है, 5 मीटर दूरी पे समतल दर्पण के खड़ा है। इसके वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, यानी कुल मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी यहाँ पे पूछ लिया। तो हमको पता है कि दूरियां हमेशा बराबर होती हैं। वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की जितनी दूरी होगी उतना ही प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी होगी। वस्तु से दर्पण के बीच की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की होगी। तो यहाँ पे दिया है कि वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी कितनी है, 5 मीटर है, तो दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर होगी। अब पूछा क्या है, वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताइए। वस्तु से लेके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो वस्तु से लेके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 + 5 हो जाएगी 10 मीटर। तो इससे ये चीज़ क्लियर होता है कि वस्तु और दर्पण के बीच में जितनी दूरी होती है, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी भी समान होती है। तो 2 चीज़ क्लियर, हाइट सेम होती है वस्तु की और प्रतिबिंब की, और जो डिस्टेंस होता है दर्पण से सेम होता है, दर्पण से वस्तु का और दर्पण से प्रतिबिंब का।
अब समतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं ना, अब सीधे बन रहे हैं। सीधे हमेशा कैसे बनते हैं? सीधा बनता है। देखिए सर ऊपर है वस्तु का, तो प्रतिबिंब का भी सर ऊपर है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं कैसे बनते हैं? सीधा बनते हैं और दर्पण के पीछे बनते हैं। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? आभासी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आभासी। तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब आभासी होते हैं और कैसे होते हैं? सीधा होते हैं। सिर्फ एक चीज होता है, ये लेटरली इन्वर्टेड होते हैं, यानी पार्श्व परिवर्तित होते हैं। यानी लेफ्ट का राइट में कन्वर्ट हो जाता है और राइट का किस में कन्वर्ट हो जाता है? लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एक आवर्धन क्षमता और पढ़ लीजिए समतल दर्पण की, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आवर्धन क्षमता बराबर होता क्या है? ये फॉर्मूला होता है आवर्धन क्षमता का HI/H0 HO। HI/HO। HI मतलब क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी जो इमेज बनेगी, इमेज की ऊंचाई, और HO यानी क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, यहाँ पे क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई। ठीक है। अब क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि समतल दर्पण में वस्तु जितनी ऊंची होती है प्रतिबिंब भी उतना ऊंचा होता है। तो मान लेते हैं वस्तु कितनी है? 2 फीट, अभी हमने पढ़ा। तो प्रतिबिंब भी कितना होगा? 2 फीट का होगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी आवर्धन क्षमता निकल के कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो समतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता होती है वो कैसी होती है? हमेशा 1 होती है, क्योंकि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की ऊंचाई क्या होती है? समान होती है। ठीक है। और बाकी इस प्रश्न में क्या पूछा है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब में क्या गुण होंगे? तो अभी हमने पढ़ा कि वो जो प्रतिबिंब होगा वो सीधा भी होगा और आभासी भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिनलिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? परिनलिका के भीतर विद्युत धारा शून्य होती है। परिनलिका एक चुंबक से बना होता है। परिनलिका के भीतर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। परिनलिका चुंबक की तरह बर्ताव नहीं करती है। तो देखिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि परिनलिका होती क्या है। तो परिनलिका क्या होता है? एक मान लीजिए कोई इंसुलेटर है, कोई भी इंसुलेटर है, उसके ऊपर अगर हम कॉपर की वायरिंग कर दी जाए, ये इंसुलेटर के ऊपर हमने क्या कर दी? कॉपर की वायरिंग कर दी। ठीक है। कॉपर का वायर लपेट दिया और इसमें क्या कर दिया जाता है? बैटरी कनेक्ट कर दिया जाए। ठीक है। बैटरी अलग कलर से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बैटरी के 2 सिरे होते हैं ना, तो ये बैटरी एक कनेक्ट कर दिए। ठीक है। अब जब बैटरी इसमें कनेक्ट हो जाती है तो जिससे जो परिनलिका होता है, परिनलिका के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएशन की वजह से धारा क्या होती है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर बहने लगती है। तो इसमें क्या होगी? जो धारा होगी आई होगी वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर बहने लगती है। तो इसी को क्या बोला जाता है? इसी को पूरी परिनलिका कहा जाता है। तो इसमें एक इंसुलेटर के ऊपर कॉपर की वायर लपेटी जाती है, एक बैटरी जोड़ दिया जाता है, और जब बैटरी जोड़ेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा तो इसमें धारा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर बहने लगती है। इसी को ही क्या बोलते हैं? परिनलिका। परिनलिका के अंदर एक समान यानी नियत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न रहता है। ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है परिनलिका के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? एक समान होता है। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ये पूछा जाता है असमान होता है कि एक समान होता है? तो एक समान होता है। और परिनलिका के बाहर, अंदर तो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इधर बाहर, बाहर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता। तो बाहर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता। ठीक है। अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है और परिनलिका के बाहर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता। और परिनलिका का उपयोग किसमें किया जाता है? स्विच स्टार्टर में या फिर सेल्फ स्टार्टर जो होते हैं, तो इसमें परिनलिका का उपयोग किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, इससे भी प्रश्न बनते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्या होता है? बी बराबर होता है μ0Ni। क्या होता है? μ0Ni, जहाँ पे बी ये मैग्नेटिक फील्ड होता है और μ0 क्या होता है? चुंबकनशीलता नियतांक। क्या होता है? चुंबकनशीलता नियतांक होता है। ठीक है। ठीक। ये तो हो गया परिनलिका के बारे में। अब परिनलिका के बारे में यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है? तो प्रश्न पूछा है कि संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए परिनलिका के भीतर विद्युत धारा शून्य होती है, ये तो बिल्कुल नहीं है। विद्युत धारा कहाँ शून्य होती है? बैटरी जोड़ी जाती है तो विद्युत धारा कहाँ शून्य होगी? परिनलिका एक चुंबक से बना होता है, तो ना ये इंसुलेटर के ऊपर कॉपर की जब वायर लपेटी जाती है तो ये उससे बना होता है। परिनलिका के भीतर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। जो परिनलिका होती है इसके भीतर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनलिका चुंबक की तरह बर्ताव नहीं करता, तो जब चुंबकीय क्षेत्र होगा तो ये बर्ताव क्यों नहीं करेगा? तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
डेड डेस्क में काम करने वाले लोगों में काला फेफड़ा रोग आम है। अब ब्लैक लंग डिसीज ये कहाँ पे होता है? आईटी उद्योग, बताइए, कोई कंप्यूटर में काम करेगा तो क्या उसको ब्लैक लंग डिसीज हो जाएगा? काला फेफड़ा रोग उसी को होगा जो धूल धक्कड़ में काम करेगा, जो धूल या फिर पोल्यूशन वाली एरिया पे काम करेगा, तब उसको फेफड़े का रोग होगा। मत्स्य पालन में क्या होगा? बिल्कुल नहीं। कोयला की खान, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी व्यक्ति कोयले के खान में काम करते हैं तो कोयले की धूल की वजह से, अब कोयला काला होता है तो इसका रस्ट जब जाता रहता है तो श्वास नली के माध्यम से वो फेफड़े में जाके अटक जाता है, जिससे उस व्यक्ति को ब्लैक लंग डिसीज हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्टिंग डेड डेस्क की सहायता से संभव है। रेडवर्म, गाय का दूध, धातु के डिब्बे, प्लास्टिक अपशिष्ट। देखिए, इसको सबसे पहले तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड अपनाइएगा इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो वर्मी कंपोस्टिंग होता क्या है? वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? जब भी हम कचरे को, कोई भी कचरा है, कचरे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में इतने छोटे छोटे पार्ट में टूट जाए कि वो क्या हो जाए? डिकम्पोज हो जाए। क्या हो जाए? डिकम्पोज हो जाए। और डिकम्पोज होके जैविक उर्वरक का निर्माण कर ले, खाद का निर्माण कर ले, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। अब वर्मी कंपोस्टिंग में क्या प्लास्टिक अपशिष्ट सहायक होते हैं? तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। प्लास्टिक अपशिष्ट ये कभी कंपोस्ट होते ही नहीं है, ये कभी डिकम्पोज होते हैं तो नहीं। धातु के डिब्बे सहायक होंगे ना। मिल्क, गाय का दूध, ये वर्मी कंपोस्टिंग में सहायक होता है। वर्मी कंपोस्टिंग करता है गाय का दूध? बिल्कुल नहीं। तो जो रेड वॉर्म होते हैं, केचुए होते हैं, ये क्या करते हैं? कचरे को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके इसको डिकम्पोज करके वर्मी कंपोस्टिंग का काम करते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ए? ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऐसा विटामिन है जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है? हालांकि हम पूरा विटामिन पढ़ चुके हैं, विटामिन की एक हम क्लास ही पढ़ चुके हैं जहाँ पे न्यूट्रिशन टॉपिक का पूरा क्लास पढ़ चुके हैं, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है। लेकिन 4 विटामिन हम यहाँ पे भी क्या कर लेते हैं? रिविजन एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ पे रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? के, सी, डी, ए? चलिए ए से शुरुआत करते हैं कि विटामिन ए होता क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ठीक है, और ये पाया कहाँ जाता है? विटामिन ए का स्रोत क्या होता है? तो गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत। जो ब्राउन राइस है, ये भी सुनहरा चावल, गोल्डन राइस, सॉरी, जो गोल्डन राइस है ये भी विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। गोल्डन राइस ये भी रिच सोर्स माना जाता है। बाकी मछली, अंडा, ये सब क्या होते हैं? विटामिन ए के अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक है, इसको बी कैरोटीन नाम से भी जानते हैं। विटामिन ए को बी कैरोटीन नाम से भी जानते हैं। हाँ, एक चीज़ और पूछा जाता है कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा संचित कहाँ पे होता है? तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा संचित होता है यकृत में। कहाँ पे संचित होता है? यकृत यानी लीवर में संचित होता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन कौन सा रोग हो जाएगा? तो सबसे फेमस और सबसे पहला रोग है रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है, सूर्यास्त के बाद उसको दिखाई देना बंद हो जाता है, यानी रात को दिखाई नहीं देता। और एक और रोग हो जाता है फेमस रोग, जिसको बोलते हैं जीरोफ्थैल्मिया। जीरोफ्थैल्मिया क्या होता है? इसमें जो आँखें होती हैं ना, वो बिल्कुल सूख जाती हैं। क्या होती हैं? आँखें होती हैं बिल्कुल सूख जाती हैं, आंसू सूख जाते हैं जीरोफ्थैल्मिया रोग में। और एक और रोग होता है जिसको बोलते हैं किरैटोमलेशिया। क्या है? किरैटोमलेशिया रोग है। इसमें क्या होता है? इसमें भी त्वचा शुष्क हो जाती है, बच्चे में कॉर्निया का आकार चेंज हो जाता है। तो ये 3 फेमस रोग हैं विटामिन ए की कमी से, रतौंधी, जीरोफ्थैल्मिया और किरैटोमलेशिया। अब आ जाते हैं दूसरे विटामिन। अब कौन से विटामिन पे आए? विटामिन डी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। क्या है विटामिन डी का रासायनिक नाम? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अब विटामिन डी के स्रोत क्या है? विटामिन ए का स्रोत तो हमने पढ़ लिया। विटामिन डी का स्रोत क्या है? मछली, मछली का तेल, ये विटामिन डी का अच्छा स्रोत, रिच सोर्स माना जाता है। और साथ ही सनलाइट, सूर्य का प्रकाश जो होता है, ये भी विटामिन डी का, बोलते हैं ना धूप में बैठिए विटामिन डी मिलेगा। बाकी अंडा है, मांस है, चने हैं, ये विटामिन डी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। चने की दाल भी विटामिन डी की अच्छी स्रोत होती है। और अगर इसको विटामिन डी की कमी हो जाए बॉडी में, ठीक है, तो उससे क्या है? बच्चों में अलग रोग होता है और वयस्कों में अलग रोग होता है। विटामिन डी की कमी से जो बच्चों में रोग होता है उसको क्या बोलते हैं? रिकेट्स। ये किस में होता है? रिकेट्स बच्चों में होता है।
ठीक है, किसमें होता है, बच्चों में, चाइल्ड में होने वाला ये रोग है। इसमें क्या होती हैं, जो हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, बोन क्या हो जाती हैं, बोन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा वयस्कों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वयस्कों में होता है ऑस्टियोमलेशिया। क्या होता है, ऑस्टियो मलेशिया। ये किसमें, वयस्कों में होने वाला रोग है। इसमें क्या होता है, जो वयस्कों की हड्डियां होती हैं इसमें बोन नरम हो जाती हैं, बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम हो जाती हैं। ठीक है, तो ये दो रोग हैं जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो विटामिन डी होता है ना, ये सबसे तेज बनने वाला विटामिन होता है। सबसे फास्ट फॉर्मेशन किसका होता है, तो फास्ट फॉर्मेशन जो होता है वो विटामिन डी का होता है। ठीक है, किसका होता है, विटामिन डी का हो जाता है। अब आते हैं विटामिन सी पे। हमारा भी ऑप्शन क्या है, विटामिन सी। तो विटामिन सी को क्या बोलते हैं, इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड इसको कहा जाता है। ठीक है, अब जो एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी है, ये सारे खट्टो फलों, जितने भी सिट्रस फूड होते हैं, जो खट्टे फल जो होते हैं उनमें विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आंवला में सर्वाधिक पाया जाता है, ये याद रखिएगा। जो आंवला होता है, आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। नींबू, संतरा, इमली, अमरूद, इन सब में भी पाया जाता है। और साथ ही जो विटामिन सी है ये पीले फलों में भी पाया जाता है। पीले जितने भी फल होते हैं उनमें भी, जैसे आम है, इसमें भी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च जो होती है इसमें भी विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से एक फेमस रोग है इसका, स्कर्वी। क्या है, स्कर्वी। तो विटामिन सी की अगर कमी हो जाएगी तो स्कर्वी रोग हो जाता है, जिससे मसूड़ों में सूजन आ जाता है, खून आने लगता है और दांत क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। अब है लास्ट विटामिन के। विटामिन के का काम क्या है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं विटामिन के को। तो विटामिन के है, इसका नाम क्या है, फिलोक्विनोन। क्या है, विटामिन के का नाम फिलोक्विनोन है। अब जो फिलोक्विनोन यानी विटामिन के है, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये ई कोलाई नामक जीवाणु जो होता है आंतों में, तो वो भी विटामिन के का निर्माण करता है। ठीक है, विटामिन के का निर्माण कौन करता है, ई कोलाई जो बैक्टीरिया पाया जाता है आंतों में, वो विटामिन के का निर्माण करता है। और विटामिन के का काम क्या होता है, तो ये क्या करता है, ब्लड क्लॉट का काम करता है, यानी रक्त का थक्का बनाने का काम कौन करेगा, विटामिन के करेगा। और यही तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है, हृदय है, अग्नाशय है या फिर प्लीहा है। तो यहाँ पे डायग्राम जो बना है इससे तो आपको क्लियर ही हो गया होगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, वो कौन सी होती है, यकृत होती है। अब देखिए, थोड़ा सा अब लीवर का नाम आ ही गया है तो यकृत को पढ़ लेते हैं। तो ये मानव शरीर की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। ठीक है, अब जो यकृत होता है ये भी दो चैम्बर में डिवाइड होता है। तो इसमें एक होता है राइट चैम्बर और एक होता है लेफ्ट चैम्बर। अब राइट चैम्बर और लेफ्ट चैम्बर को जो एक जो लेयर है जो कि अलग करती है इन दोनों को, इसको क्या बोलते हैं, ये एक लिगामेंट होती है, एक लिगामेंट के द्वारा अलग रहते हैं। तो इस लिगामेंट को क्या बोला जाता है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट इसको कहा जाता है। और जो राइट चैम्बर होता है ना, ये लगभग 5 गुना बड़ा होता है लेफ्ट चैम्बर से, सॉरी हाँ 5 गुना, लेफ्ट चैम्बर से राइट चैम्बर 5 गुना क्या होता है, बड़ा होता है। और इसमें दोनों से डक्ट एक निकलती हैं। जो राइट चैम्बर से डक्ट निकलती है इसको बोलते हैं राइट हिपैटिक डक्ट, और जो लेफ्ट चैम्बर से डक्ट निकलती है इसको बोलते हैं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। और ये जो जहाँ पे आके मिलती हैं इसको क्या बोलते हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट कहा जाता है। जहाँ पे आके मिलती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट कहा जाता है। और लीवर की एक ऐसी संरचना होती है, हाँ इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, कि लीवर की एक ऐसी संरचना जो दूसरी सेल को खत्म कर देती है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा कि लीवर की एक ऐसी सेल या ऐसी संरचना जो दूसरी सेल को खत्म कर देती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है कफ्फर सेल या कुफ्फर सेल कहा जाता है। क्या बोला जाता है, कुफ्फर सेल कहा जाता है, या कफ्फर सेल भी इसको कहा जाता है। तो ये लीवर की एक ऐसी सेल होती है जो कि दूसरे सेल को क्या करती है, खत्म कर देती है। लीवर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होगी, संरचनात्मक एवं
कार्यात्मक। तो लीवर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होती है? ग्लिसन्स कैप्सूल होती है। कौन सी होती है? ग्लिसन्स कैप्सूल होती है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, हेपेटिक लोब्यूल के नाम से जाना जाता है। यहीं पर पित्त रस का सिंथेसिस होता है। जो ग्लिसन्स कैप्सूल होती है ना, यही क्या करती है? बाइल जूस या पित्त रस का सिंथेसिस यहीं पे होता है। और पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, ये ध्यान रखिएगा। जो पित्त रस होता है इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त रस का काम क्या होता है? ये पित्त रस जो है ये वसा का पायसीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। ये क्या करता है? जो फैट होते हैं ना, फैट का पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन करने का काम कौन करता है? पित्त रस करता है। यानी वसा का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है इन पर पित्त रस डाला जाता है। क्या करेगा? जो यकृत है ये पित्त रस का सिंथेसिस करेगा ग्लिसन्स कैप्सूल में। फिर जो फैट है उसमें पित्त रस डाला जाएगा कंप्लीट स्ट्रक्चर में। अब पित्त रस में जब ये डाला जाएगा, सॉरी फैट में जब ये पित्त रस डाला जाएगा तो ये क्या करेगा? फैट का इतना बड़ा टुकड़ा है तो इसको छोटे 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 गोलियों में बदल देता है। अब इस पर जो वसा का पाचन वाले एंजाइम होते हैं उसका पाचन हो जाता है। अब क्योंकि पायसीकृत वसा का ही पाचन होता है, बाकी अगर ऐसे खड़ा वसा आ जाएगा, फैट आ जाएगा तो इसका डाइजेशन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ पायसीकृत जो वसा होते हैं उन्हीं का पाचन होता है। अब एक चीज़ और, जो लीवर होता है ना, यकृत होता है, लीवर का वजन कितना होता है? अगर वजन की बात करें तो वजन कितना होता है? तो 1.2 से लेके 1.5 केजी तक होता है। कितना होता है? 1.2 से 1.5 केजी तक होता है। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण बातें यकृत के बारे में। बाकी यहाँ पे लार्जेस्ट ग्रंथि कौन सी है ये तो आपको पता ही चल गया। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हाँ, ईजी प्रश्न भी आते हैं पर अब थोड़ा लेवल अप करके भी पूछा जा सकता है, तो कुछ चीज़ें भी, एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप पढ़े रहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तीन तत्व एक्स वाई जेड का विद्युत विन्यास क्रमशः 2 8 और 2 8 7 और 2 8 2 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक्स एक धातु है, वाई एक धातु है, जेड एक अधातु है। तो वाई एक अधातु है और जेड एक धातु है। बताइए कौन सा प्रश्न, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? तो देखिए x इक्वल टू क्या दिया है? 2 8। 2 8 यानी टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 10। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10। और 10 किस में होती है? नियॉन में होती है। जो नियॉन होता है ये निष्क्रिय एलिमेंट होता है, अधातु होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। दूसरा वाई जो दिया है, वाई में क्या दिया है? 2 8 7। अब 2 8 7 यानी कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी निकल के आ गई? 17। और यानी 17 में क्या आता है? क्लोरीन। और क्लोरीन भी क्या है? एक प्रकार की अधातु है। यानी नियॉन भी क्या है? अधातु है। और क्लोरीन भी क्या है? एक प्रकार की अधातु है। अब आ जाते हैं जेड पे। तो जेड क्या है? 2 8 2 यानी कुल इलेक्ट्रॉन जो निकल के आ गए कितने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन। और 12 इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। और मैग्नीशियम क्या है? एक प्रकार की धातु है। तो यानी एक्स क्या है? अधातु, लेकिन एक्स यहाँ पे धातु दिया है तो ये गलत हो जाएगा। वाई एक धातु है जबकि वाई क्या है? अधातु है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जेड एक अधातु है जबकि जेड क्या है? मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम क्या है? धातु है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि बोला है वाई एक अधातु है तो वाई एक अधातु है, बिल्कुल करेक्ट। और जेड एक धातु है तो जेड एक धातु है, ये भी बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भिन्नात्मक क्रिस्टलीकरण डैट डैश के लिए एक तकनीकी है। धातु की शुद्धि, अयस्क की शुद्धि, अपचयन या फिर संकेंद्रण। भिन्नात्मक क्रिस्टलीकरण यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? एक शुद्धिकरण, एक प्योरिफिकेशन की टेक्निक होती है जिसका उपयोग पदार्थों को उनकी घुलनशीलता के आधार पर किया जाता है। अगर कोई भी पदार्थ है उनको उनके घुलनशीलता के आधार पे अलग किया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अलग। उसको क्या बोलेंगे? उसको भिन्नात्मक क्रिस्टलीकरण यानी फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। और जब भी इनको अलग अलग किया जाता है ना तो इसका उपयोग किस में किया जाता है? मेटलर्जी में किया जाता है, यानी धातु कर्म में किया जाता है। और उससे धातुओं के शुद्धिकरण या धातु में जो भी अशुद्धि प्रेजेंट होती है, जो भी लवण प्रेजेंट होते हैं, उनके शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। तो कुल मिला के ये याद रखना है कि फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड किसको प्योरिफिकेशन के लिए, किस प्योरिफिकेशन की तकनीक है, किसकी प्योरिफिकेशन की एक तकनीक है? तो एक प्रकार के धातुओं की प्योरिफिकेशन की ये एक टेक्निक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आहार नाल में पदार्थों का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पे होता है? मुंह में, पेट में, छोटी आंत में या फिर बड़ी आंत में?
बताइए सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पे होता है? ये तो सभी को पता है कि सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन के पाचन के लिए छोटी आंत में एरेप्सिन एंजाइम भी पाए जाते हैं, पेप्टाइडेज भी पाए जाते हैं, एक्सोपेप्टाइडेज पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये जो भी बड़े बड़े पेप्टाइड के पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या करेंगे, छोटे 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 टुकड़ों में छोटे छोटे पेप्टाइड में बदल देते हैं और फिर लास्ट में इनको किस में बदल देंगे, अमीनो एसिड में बदल दिया जाता है। किसमें? अमीनो एसिड में बदल दिया जाता है। छोटी आंत में न्यूक्लिक अम्ल के पाचन के लिए न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम पाया जाता है। साथ ही देखिए ये पता है कि जो सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के छोटी आंत के किस भाग में सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है? तो अगर छोटी आंत के किस भाग में अवशोषण की बात की जाए तो जेजुनम में। किस में? जेजुनम में। छोटी आंत भी 3 पार्ट में डिवाइड होती है ना, इलियम, जेजुनम, ड्यूडेनम। तो जेजुनम वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा क्या होता है? अवशोषण होता है। पाचन कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा? तो ड्यूडेनम। ड्यूडेनम वाला जो पार्ट होता है छोटी आंत का, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाचन, सर्वाधिक पाचन यहीं पे होता है। और जो इलियम वाला पार्ट होता है ना, ये तीसरा पार्ट है। कौन सा? इलियम। तो इलियम वाली पार्ट में क्या होता है? विटामिन B12 का अवशोषण होता है। किसका? विटामिन B12 का अवशोषण इलियम वाले पार्ट में होता है। तो ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के बारे में हो गया, जिसमें सर्वाधिक अवशोषण जेजुनम में होता है। अवशोषण कहाँ पे होता है? जेजुनम में होता है। ठीक है, और जो पाचन होता है सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ पे होता है? ड्यूडेनम में होता है। और इलियम वाले पार्ट में विटामिन B12 का अवशोषण होता है। और थोड़ा सा बड़ी आंत को भी देख लेते हैं। तो बड़ी आंत क्या होती है? बड़ी आंत ये लंबाई में छोटी आंत से छोटी होती है। ठीक है, लंबाई ये छोटी आंत से क्या होती है? कम होती है, पर इसका डियामीटर यानी व्यास ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? बड़ी आंत बोला जाता है। अब बड़ी आंत भी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है सीकम, ये क्या होता है? सीकम। दूसरा होता है कोलोन, दूसरा क्या होता है? कोलोन। और तीसरा होता है रेक्टम। 3 पार्ट में जो बड़ी आंत होती है ये भी डिवाइड होती है। यहाँ पे देखिए ये क्या होता है? सीकम। फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे ये जुड़ा रहता है, इसको एलियम कहा जाता है। ठीक है, और ये जो कॉलोन है, कॉलोन 3 भागों में बटा होता है। एक होता है असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग और एक होता है ट्रांसवर्स। तो ये क्या होता है? कॉलोन होता है। और यहाँ पे ये क्या हो जाता है? ये होता है रेक्टम। ये क्या होता है? रेक्टम होता है। तो ऐसा कुछ बड़ी आंत की संरचना होती है। ये सीकम है। क्या है? सीकम है। और ये है असेंडिंग कॉलोन, ये है ट्रांसवर्स कॉलोन और ये क्या होती है? डिसेंडिंग कॉलोन। बड़ी आंत में किसी चीज़ का पाचन नहीं होता, बस यहाँ पे ई कोलोई बैक्टीरिया पाई जाती है, जो कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना उस पर डिपेंड होती है। तो ई कोलोई बैक्टीरिया बड़ी आंत में पाई जाती है, जो कि कुछ महत्वपूर्ण विटामिन जैसे B1 है, B2 है, B12 है, विटामिन K है, इनका फॉर्मेशन करने का काम करती है। ठीक है, बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान कितना है? तो कितना है? 7.5% है। कितना है? 7.5%। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? शैवाल के आवरण के कारण घर को हरा भरा बनाना, सफ़ेद रोशनी को हरे घटक के कारण घर को हरा भरा बनाना, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा विकिरण को फंसाने के कारण पृथ्वी का गर्म होना, या सूर्य के सीधी किरणों के कारण घर का गर्म होना। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको सभी पता है कि पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा विकिरण को फंसाने, यानी विकिरण क्या होती हैं? आती हैं और आके वापस नहीं जा पाती हैं, जिसके कारण पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है वो गर्म हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट प्रबंधन में 3R का अर्थ क्या है? रिड्यूस, रिक्रिएट, रीफिल। रीफिल, रिड्यूस, रीयूज, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, रिड्यूस और रिफिल। देखिए इसको आप इंग्लिश से ही याद रखिएगा, कम करें, मनोरंजन करें, ये क्या है? इसमें कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, 3R का मतलब क्या है? देखिए 3R का मतलब 3 ही मतलब है। एक R का मतलब हो जाएगा रिड्यूस, एक R का मतलब क्या हो जाएगा? रिड्यूस। दूसरे R का मतलब हो जाएगा रीयूज। ठीक है, और तीसरे R का मतलब क्या हो जाएगा? रिसाइकल। क्या हो जाएगा? रिसाइकल। अब देखिए ये 3 टर्म कहाँ पे मिल रहे हैं? तो ये 3 टर्म मिल रहे हैं, ये रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस। भले सीक्वेंस अलग अलग है। देखिए रिड्यूस मतलब क्या है? कि कम उपयोग करें, और रीयूज मतलब क्या है? उसका पुनः से उपयोग करें, और रिसाइकल मतलब उसका पुनर्चक्रण करवाएं। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
सबसे प्रसिद्ध आवर्त गति है? कैसेट रिकॉर्डर का टेप, एक वायलिन के तार, एक सरल लोला की गति या फिर लट्टू की गति। आवर्त गति यानी पेरियोडिक मोशन का सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल क्या है? तो आवर्त गति या पेरियोडिक मोशन होता क्या है? जो समान समय अंतराल पर बार बार दोहराई जाए, यानी एक फिक्स टाइम इंटरवल हो, उस टाइम इंटरवल में वो क्या हो, अपना रिपीटिशन शो करे, बार बार दोहराया जाए। तो जो एक सरल लोलक होता है, पेंडुलम होता है ना, वो आगे पीछे समान समय में दोलन करता रहता है। इसीलिए ये सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल, सबसे स्पेसिफिक एग्जाम्पल है किसके? आवर्त गति का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हर एक प्रश्न को हमने डिटेल में एक्सप्लेन करके पढ़ा है, और बहुत सारे टर्म हैं, जैसे छोटी आंत बड़ी आंत हमने पढ़ लिया, कुछ विटामिन को हमने पढ़ लिया है, आरएच फैक्टर के बारे में हमने पढ़ लिया है, परिनालिका और यकृत के बारे में भी हमने पढ़ लिया। तो हमने बहुत सारा फैक्ट भी कवर किया है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी, यानी एक क्लास में अगर देखें तो आधे घंटे 35 मिनट की क्लास में लगभग आपके 40 से 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस यहाँ पे हुई है। तो ये जितनी भी क्लासेस चल रही हैं आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको जरूर फॉलो करिएगा। वही प्लेलिस्ट अगर आप देख लेते हैं ना, जो प्रैक्टिस सेट क्लासेस की, मैराथन क्लासेस की जो प्लेलिस्ट बनी है, जिसमें आई थिंक 46 से 47 क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आप सिर्फ इतना भी पढ़ लेते हैं तो आपका थ्योरी पोर्शन भी कवर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी की भी क्लासेस डली हैं, एमसीक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये प्लेलिस्ट आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ पढ़ने या देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको डिटेल में एनालाइज करके पढ़ लेते हैं, नोट्स वगैरह भी बना लेते हैं, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं, अगर उसका नोट्स भी बना लेते हैं, तो ये आपके लिए ये प्लेलिस्ट बिल्कुल रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले, उसके लिए बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। धन्यवाद।